हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने कंसेप्चुअल क्लासेस चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन, तो आपको सबसे पहले समझना है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कई सारे कंट्रीज मिल करके इंटरकनेक्ट करते हैं दूसरे कंट्री के साथ, और वो अपना जो गुड्स होते हैं उसका जो है एक दूसरे के साथ कंट्री के साथ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। देयर आर सच वाइड रेंजिंग चॉइसेस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट्स इज अ रिलेटिवली डिसेंट फेनोमेना। इस तरह के जो गुड्स है वो हमारे मार्केट में आते हैं, वो हमारे लिए एक अच्छा फेनोमेनन होता है कि हम उसे खरीद सकते हैं। You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian markets even 2 decades back. अगर पिछले आप सेंचुरी की बात करें 19th और 18th सेंचुरी की, तो आपको आज जैसे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलते हैं वैसे प्रोडक्ट आपको पिछले 19th और 18th सेंचुरी में आपको नहीं मिलते होंगे। ठीक है। इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। अगर हम बात करें तो हमारा मार्केट जो है आजकल वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है। आपको जो चाहिए होगा वो आपको तुरंत, आपको टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट आपको मिल जाएगा। ठीक है। जैसे आप स्विगी आप यूज़ कर रहे होगे घर पर, तो आपको कुछ भी चाहिए आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मुझे आजकल आप मार्केट में कोई भी चीज़ कमी नहीं रह गई है। ठीक है। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन टेक प्लेस? इट इज टेक प्लेस ओनली बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कैसे होता है। ग्लोबलाइजेशन को मैंने आपको बताया था कि क्या करता है, इसमें कई सारे कंट्रीज मिल करके एक दूसरे कंट्री के साथ इंटरकनेक्ट करके अपना जो फॉरेन गुड्स होते हैं, फॉरेन यानी विदेशी सामान जो होते हैं। ठीक है। गुड्स मतलब क्या हो जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो हमें डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती हैं। तो ठीक है, ये सब सारे चीज़ होते हैं वो होते हैं फॉरेन ट्रेड की वजह से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि विदेशी सामान विदेशी व्यापार जो होता है, ठीक है, वो हो गए। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया विदेशी वहाँ पर निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, यानी किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हम या फिर बड़ा प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। विदाउट फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्लोबलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस। अगर फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना हो तो ग्लोबलाइजेशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है। Until the middle of 20th century, production was largely organized within country. अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें जो कि हमारा 19th सेंचुरी हो गया, ठीक है, उस समय क्या होता था कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम हुआ करता था। ठीक है। कंट्री के बीच में रॉ मटेरियल एंड फूड स्टॉक क्रॉस्ड द बाउंड्रीज ऑफ अदर कंट्रीज टू ओवरकम द रिजल्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो जो रॉ मटेरियल हुआ करते थे और जो फूड के जो स्टफ होते हैं, रॉ मटेरियल हमारे क्या हुआ है, उसमें टेक्सटाइल आ गए। ठीक है। फूड स्टफ में कुछ खाने पीने की चीज़ें होती है, वो दूसरे कंट्री के साथ क्या करती है कि दूसरे कंट्री के वहाँ पर शेयर करती है इंटरकनेक्ट करके, और वहाँ से जैसे उस रॉ मटेरियल में मान लो कि टेक्सटाइल उन्होंने दूसरे कंट्री को भेजा। ठीक है। अब वहाँ दूसरे कंट्री क्या करेगा, वो उस टेक्सटाइल को वहाँ पर प्रिपेयर करके, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से कॉटन भेजा तो वहाँ से क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करके वो हमें दूसरा कंट्री हमें कॉटन की टी शर्ट या फिर शर्ट कुछ भी बना करके हमें प्रोडक्ट वापस दे देंगे। अब हम जान लेते हैं एमएनसी क्या होता है। एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 वर्ड में। ठीक है। तो अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। देखो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है कि इसमें एक ऐसा कंपनी है जिसमें क्या होता है, एक नेशन से, सिर्फ एक ही नेशन नहीं, एक नेशन से ज़्यादा जो नेशन होंगे उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है। एमएनसी जो है क्या करती है यहाँ पर, अब जैसे एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ये जो कंपनी है तो शांत तो नहीं बैठेगी, कुछ तो करती होगी। तो क्या करती है, एमएनसी सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। एमएनसी क्या करती है, ऑफिस को सेटअप करती है, फैक्ट्रीज लगाती है। ठीक है। फैक्ट्रीज को वहाँ पर ग्रो करती है ताकि उसी रीजन में, जिस रीजन में उसको प्रोडक्शन का चीप लेबर यानी सस्ते वहाँ पर उसको लेबर मिल सके और उसको रिसोर्सेज भी उसमें उसी पैसे में हो जाए। ठीक है। दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। अब वो चीप लेबर यानी सस्ते लेबर क्यों रखती है, ताकि उसे जो है वो प्रोडक्शन उसे कम मिले और जो एमएनसी का जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सके। ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल। एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली। एमएनसी जो है वो केवल अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ही नहीं बेचती है, बल्कि द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो भी अपने पूरे ग्लोबली जो है वो शेयर करती है। अब बाद में उसका रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स। वो जो है वो जो प्रोडक्शन जो चला आ रहा है वो एक अपने कॉम्प्लेक्स वेज में चला आता है।
एग्जाम्पल अभी आपको दिखाता हूँ मैं। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। अब प्रोडक्शन है तो सीधा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक ही बार में वो कहीं पे भी ट्रांसफर हो जाए, तो उसे को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं ताकि वो सारे ग्लोब में पूरे जगह पर वर्ल्ड में फैल सके। चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। चाइना को क्या मिलता है? चाइना मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन को एडवांटेज को प्रोवाइड कराती है ताकि उसे ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट्स इन द यूएस एंड यूरोप। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप जो पूर्वी यूरोप है वो और मैक्सिको दोनों यूजफुल है किस चीज़ के लिए? मार्केट में जो क्लोजनेस होती है उसको लाने के लिए, ठीक है। और किस बीच में? यूएस और यूरोप के बीच में जो मार्केट का जो क्लोजनेस होगा उसके लिए वहाँ पर जो यूजफुल होती है वो होती है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो फिर क्या करती है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप? वहाँ पर असेंबल करती है, एक साथ मिल करके आगे की प्लान के बारे में सोचती है। इंडिया हैज हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इंडिया के पास भी हाईली स्किल्ड इंजीनियर होंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे। इंडिया के पास भी हाईली स्किल्ड इंजीनियर होंगे, सारे कंट्री के पास कुछ न कुछ हाईली स्किल्ड इंजीनियर होते हैं जो कि वो समझ सकते हैं प्रोडक्शन के टेक्निकल एस्पेक्ट को। टेक्निकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है? जो हमारा गुड्स ट्रांसफर हो रहा है वो सही तरह से हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई डिले तो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सब देखती है। अब हम देख लेते हैं इंटरलिंकिंग का प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब हमारा जो कंट्रीज है उसके बीच में उसके अक्रॉस जो इंटरलिंकिंग होगा प्रोडक्शन का वो अब हम दिल्ली से देख लेते हैं। तो इसमें हमारा एक टर्म आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप लोगों को पता भी होगा कि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। अगर हमें कोई जो जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट लगाते हैं ताकि हमें आगे जाकर के उसका प्रॉफिट मिले। इन्वेस्टमेंट किस तरह का हो सकता है? द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। हम या फिर लैंड ले सकते हैं, बिल्डिंग खरीद सकते हैं, ठीक है, बस मशीन्स को लगा सकते हैं, इक्विपमेंट्स को यहाँ पर लगा सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर लगाते हैं ताकि वही हमारा होता है इन्वेस्टमेंट, हम उस पर खर्च करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक हमारा टर्म है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट बनाए जाते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हमारा जो है वो दूसरे कंट्री जैसे कि एमएनसी जैसे मान लो चाइना का है, ठीक है, वो अगर इंडिया में प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ़र करेगी वहाँ पर इंडिया में अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है उसे हम कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारा होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसी, और एमएनसी के द्वारा कुछ प्रोडक्शन का स्प्रेडिंग भी होता है। वो किस तरह से होता है? एमएनसी क्या करती है, वहाँ पर वो कुछ लोकल कंपनी अपने कंट्री में जो है वो ज्वाइंटली कर लेती है, ठीक है। वहाँ पर एक दूसरे के साथ वो लोकल कंपनी के साथ वहाँ पर वो ज्वाइंट करके पार्टनरशिप बन जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो लोकल कंपनी है उसको दो फायदे हो जाते हैं, ठीक है। पहला तो है जो एमएनसी को जो है वो एमएनसी क्या करती है, उसको पैसा जो है वो प्रोवाइड कराती है ताकि लोकल कंपनी को, ताकि वो कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर सके, जैसे कि कुछ नए मशीन्स जैसे खराब हो गए हम उसके लिए नई मशीन्स जो है उसको मिल जाए ताकि उसका जो प्रोडक्शन है एमएनसी का जल्द से जल्द हो सके। एमएनसी जो है वो क्या करती है, एमएनसी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाती है प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वो अगर टेक्नोलॉजी नहीं लाएगी तो वो थोड़ा सा धीरे पड़ सकता है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी भी लगाती है लोकल कंपनी के मिला करके ताकि उसका प्रोडक्शन जल्द से जल्द हो सके। देखो अब मैंने एक तो आपको बता दिया कि मैंने क्या करती है, जो एमएनसी है वो लोकल कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप करती है। दूसरा हमारा क्या है कि एमएनसी जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है किस चीज़ को, लोकल कंपनी के साथ, लोकल कंपनी को खरीदने के लिए और उस लोकल कंपनी को खरीदने के बाद उसके प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए। जो बड़े बड़े एमएनसी हैं वो जो है वो डेवलप्ड कंट्री जो है उसका जो बड़ा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर के लिए क्या करती है, ऑर्डर प्लेस करती है ताकि वहाँ पर भी वो प्रोडक्शन कर सके। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स में अगर हम देखें, फॉरेन ट्रेड जो है वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो प्रोड्यूसर्स को मार्केट में अपना जो उसका जो प्राइस होता है या फिर उसका जो कोई भी गुड्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सब कुछ वहाँ पर वो दिखाता है, जैसे मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज, ठीक है। पहला है प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन आल्सो कम्पीट इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब प्रोड्यूसर्स के लिए अब ऐसा नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ मार्केट में ही जिस मार्केट में वो लोकेटेड है उसी मार्केट में वो बेच सके, वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाकर के किसी भी मार्केट में जाकर के वो वहाँ पर वो बेच सकती है प्रोड्यूसर्स। सिमिलरली फॉर द बायर्स, और बायर्स के लिए क्या उसको फायदा भी हो जाता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री इज वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग चॉइस गुड। जो गुड्स का जो इंपोर्टेशन होता है, इंपोर्टमेंट होता है
वो दूसरे कंट्री में जो है उसका एक वे बन जाता है कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। ठीक है, समझ में आ रही है। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इनेबल किया है, उसके कुछ फैक्टर होंगे, टेक्नोलॉजी होंगे। सबसे पहले तो हमारा टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगा तो ग्लोबलाइजेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, और दूसरा हमारा आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जो वहाँ पर देखो, बैरियर्स का मतलब पहले समझो। बैरियर्स होता है हमारा बाधा। ठीक है, कोई भी चीज़ का बाधा आ जाती है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, कोई चीज़ के प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये सब जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए जाते हैं, यही होता है हमारा लिबरलाइजेशन। अगर हम ट्रेड बैरियर के एग्जांपल की बात करें तो अगर इंपोर्ट पर हमारा टैक्स लग जाता है तो वो हमारा हो जाता है एग्जांपल ट्रेड बैरियर का। बैरियर मैंने आपको बता दिया कि बाधाओं का। ठीक है, इसे हम बैरियर बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। लिबरलाइजेशन का जो ट्रेड है उसके साथ साथ क्या होता है, बिजनेस जो है वो अपना एक डिसीजन फ्रीली बना लेती है ताकि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में उसे आसानी हो। द गवर्नमेंट इम्पोजेज मच लेस रेस्ट्रिक्शन। जो सरकार तो है वो तो पता ही है आपको, जो लेस रेस्ट्रिक्शन लेती है वो कम से कम पैसा लेती है। देन बिफोर पहले की तरह नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेती है। इज देयर फॉर सेट टू बी द मोर लिबरल। इसे बोल सकते हैं मोर लिबरल है ये। अब बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। WTO इसका फुल फॉर्म है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है, इस चीज़ का इसका एम क्या होता है कि कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उस सबको लिबरलाइज कर सके। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। ये शुरुआत से ही डेवलप्ड कंट्री में इनिशिएटिव होते हैं। जैसे अगर हम 2016 जुलाई की आंकड़ा की बात करें तो करीबन 165 कंट्री जो है वर्ल्ड के वो WTO के मेंबर्स थे। ठीक है, 2016 जुलाई की बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट भी हुआ एक तरह से। WTO जो कि एस्टेब्लिश करती है कुछ रूल्स इसके रिगार्डिंग, इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग, और वहाँ पर वो देखती है उस रूल को कोई फॉलो कर रहा है या नहीं। उसकी वजह से क्या होता है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसे सारे कामों के लिए, सभी व्यापारों के लिए उसे फ्री अलाउमेंट मिल जाता है। अब हम देखते हैं भारत पर जो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि MNC की जो है तो जो अपना इन्वेस्टमेंट उसने बढ़ा लिया था कई सारे कंट्री में ट्रांसफर करके। ठीक है, भारत में लगभग 20 साल से पहले वहाँ उसने क्या किया है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसने बढ़ा लिया है। दूसरा क्या होता है कि हमारा जो कई सारे जो इंडियन कंपनीज है, टॉप इंडियन कंपनीज, जो उसने क्या किया है वो बेनिफिट ले रहा है इस चीज़ का। जो कंपटीशन वहाँ पर आजकल बढ़ चुका है। ग्लोबलाइजेशन जो है उसने क्या किया, कुछ बड़े बड़े भारतीय कंपनी को वहाँ पर उसने मल्टीनेशनल यानी कई सारे राष्ट्रीय में उसने ट्रांसफर कर दिए। जैसे कि टाटा मोटर हो गए जो कि हमारा ऑटोमोबाइल होता है, इन्फोसिस हो गए वो हमारा जैसे IT का होता है, रेडबैक्सी हमारा एक तरह का मेडिसिन होता है, एशियन पेंट आपको जानते ही होगी कि पेंट का कलर होता है। ठीक है, सुंदरम फास्ट नट्स एंड बोल्ट्स, यहाँ पर ये भी आपको मिल जाएंगे। अब ग्लोबलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड जो फ्लो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो बढ़ता जा रहा है यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अब इतना बढ़ चुका है कि वो डेवलपिंग नेशन में भी वहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है स्किल्ड नॉन स्किल्ड जॉब को। ठीक है, वो भी कम से कम दामों में। इंक्रीज लिवलीहुड ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन इन वन नेशन इफेक्टिंग ऑल नेशन। जो वहाँ पर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन का जो लाइवलीहुड है वो बढ़ चुका है, वो इतना बढ़ चुका है कि वो दूसरे नेशन में भी वो वहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स देख लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट होने का। जो पहला है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो जो भारत में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उसने कुछ स्पेशल स्टेप लिया है फॉरेन कंपनी के लिए कि वो एक इंडस्ट्रियल जोन क्रिएट कर लिया है उन्होंने। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप लोग याद रखना कि आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने एक जोन क्रिएट किया था, उनका जोन का नाम क्या था, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, वो सेटअप किया गया था। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनके कुछ फैसिलिटीज़ भी थे, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, रोड्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी मिल गई थी। कंपनीज हु सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स इन द सीजी, यानी जो 5 साल तक लिए उनको फ्री का टैक्स वो करना पड़ता, उनको पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। अब फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए जो स्ट्रगल आई थी उसमें देखेंगे जो सरकार है वो क्या करती है, लेबर लॉ को इंश्योर करती है ताकि उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके और जो वर्कर्स को है उनको अपना राइट्स मिल सके। ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर को सपोर्ट करती है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराने में। ठीक है, जब तक वो स्ट्रांग ना हो जाए तब तक वो उसे छोड़ती नहीं है। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे प्रोड्यूसर को यहाँ पर इंप्रूव करने की मौका पूरी तरह से दी जाती है। अगर इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, अगर जरूरी पड़े तो गवर्नमेंट सरकार क्या करती है, ट्रेड का भी यूज कर सकती है यानी व्यापार, और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। इन्वेस्टमेंट यानी जो क्या है कि बाधाओं से वहाँ पर बाधाओं को भी क्या कर सकती है, पैसों से हटा सकती है अगर जरूरत पड़े तो। अब हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जो
बैरियर्स मैंने आपको बताया था, जो बाधाएं होती है, रेस्ट्रिक्शन मतलब जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ये सब उस गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप होती है और इसे हम क्या करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।